बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इन कंपाउंड्स को लेकर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंक्लूड किया है वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लास्ट टाइम पर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्सप्लेन किए थे और निकल कॉम्प्लेक्सेस के 3 डिफरेंट एग्जांपल्स इंक्लूड करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने समझा था। उन्हीं के यदि हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस विथ देयर डेफिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर्स, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है कॉम्प्लेक्सेस में, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्सेस में मिलते हैं, इस बात को लेकर हम पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे। तो इस समरी में मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड पार्ट होगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड एंगल फिक्स्ड है, उसके बारे में बात करते हैं और इस समरी के साथ में हर स्पेसिफिक कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम बात करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp होता है। शेप ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस इज फाउंड टू बी लीनियर, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले किन्हीं भी कॉम्प्लेक्सेस के यहां पर एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट किए थे कि ये कॉम्प्लेक्सेस आप ट्राई कर सकते हैं, तो जहां जहां आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस ट्राई किए होंगे, उन सभी में यू विल फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स टू बी लीनियर। नॉर्मली सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले होते हैं। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर +2 होता है। इसीलिए यहां पर मैंने दोनों एग्जाम्पल्स सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस के इंक्लूड किए हैं, बिकॉज सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड टू बी लीनियर इन ज्योमेट्री। सिल्वर यदि इन कॉम्प्लेक्सेस में sp हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है Ag पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जब आप मैग्नेटिक बिहेवियर कंक्लूड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दैट दीज कॉम्प्लेक्सेस आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से ये डायामैग्नेटिक नेचर वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एज सच कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड 5 आर लेस कॉमन इन द कॉम्प्लेक्सेस और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमें मेन एम्फेसिस 2, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर देना है। बट इन द समरी आई विल इंक्लूड दिस टाइप ऑल्सो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि वेल नोन है ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी ट्रायंगुलर प्लानर। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इस कैटेगरी के एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं HgI3 नेगेटिव आयन। यस, हियर मर्क्यूरी हैज 3 कोऑर्डिनेशन नंबर and this complex is found to be triangular planar in shape. Secondly, इस कॉम्प्लेक्स में
मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर डाई पॉजिटिव है, और कॉम्प्लेक्स में जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज वेरी कॉमन एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स आर कॉमन। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मेटल जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ होता है वहां हाइब्रिडाइजेशन का टाइप dsp2 देखा जाता है, वहीं कुछ केसेस में ये sp3 भी होता है। हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें हमने मेंशन किया है कि कॉम्प्लेक्स का शेप स्क्वायर प्लैनर होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे। आपको याद होगा निकल का जो कॉम्प्लेक्स हमने इसमें इंक्लूड किया था, इट वॉज NiCN4 डाइनेगेटिव आयन। प्लैटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री वाले ही होते हैं। तो इसमें आप फर्दर एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। PtNH34 डाई पॉजिटिव, यह कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री वाला होगा। जब आप इनके रिलेशंस लिखेंगे मेटल का, मेटल आयन का और इन कॉम्प्लेक्सेस का, तो दोनों ही केसेस में यू विल कम टू नो कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस भी डायमैग्नेटिक नेचर वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ एसोसिएटेड है तो इसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज वेल नोन। मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि निकल के ही कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने आपको बताए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें एक NiCl4 डाइनेगेटिव, एक टेट्रा कार्बोनाइल निकल कॉम्प्लेक्स, इनको हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस बताया है। अदर देन दिस जिंक अपने कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ होता है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस पर आप प्रैक्टिस के थ्रू ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करें, मैग्नेटिक बिहेवियर आइडेंटिफाई करें, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखें। उस लिस्ट में मैंने जिंक का यह कॉम्प्लेक्स भी आपको बताया था, और यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आना चाहिए। यदि आपने इसके लिए सॉल्व किया है तो आप टैली कर लें कि वेदर योर आंसर वाज टेट्राहेड्रल और नॉट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। वन मोर थिंग, जब हम इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, निकल वाले इस कॉम्प्लेक्स में वी गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। डायामैग्नेटिक मींस विदाउट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज रेयर, इट्स नॉट कॉमन, फिर भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp3 और sp3d ये दोनों पॉसिबल है। जी हां, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d2sp3 और sp3d2 ऐसे 2 केसेस देखे थे, वैसे ही इन कॉम्प्लेक्सेस में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, dsp3 या sp3d। यहां पर लिखने का मीनिंग भी वैसा ही है। इफ वी हैव रिटन dsp3, इट मींस the d subshell, the d orbital is from penultimate shell. Here is the d orbital used from the outermost shell. दोनों ही केसेस में परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स एक जैसा होता है, इसलिए दोनों ही केसेस में there is no difference in geometry of the complex. dsp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यही ज्योमेट्री मुझे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में भी मिलती है।
bond angle 120 degree and 90 degree. DsP3 hybridization or sp3d hybridization, we get trigonal bipyramidal complex. These are the angles. The three groups which are in the same plane वो 120 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड होंगे, और जो दोनों परपेंडिकुलर पोजीशंस ऑक्यूपाइड होती हैं, वन अबव दैट प्लेन एंड वन बिलो दैट प्लेन, वो 90 डिग्री से सेपरेटेड होती हैं. सो दिस वे वी गेट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन दिस केस. DsP3 वाला यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सच एग्जाम्पल्स कैन बी FeCO5, पेंटाकार्बोनाइल आयरन 0. इस कॉम्प्लेक्स में भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जब आप इसका 3D ऑर्बिटल DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शो करेंगे कि दैट हैज बीन यूज्ड बाय लिगेंड, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे जब फाइनली आप इसका कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना मतलब डायमैग्नेटिक नेचर. सिमिलर केस आउटर ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में आता है SbF5. SbF5 it is sp3d hybridization. एंटीमोनी Sb जो एलिमेंट है यहां पर, दैट इज इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन. इस कंपाउंड में भी यू विल फाइंड द ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यू विल फाइंड दीज बॉन्ड एंगल्स, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट केस वी हैव फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. 6 में मैंने दो कैटेगरीज लिखी हैं क्योंकि 6 में भी इसी तरह से either we can have D2sp3 or we can have sp3d2 hybridization. दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा. दोनों ही केसेस में बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री होंगे, और हम यदि एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस जो हमने क्लास में ही इंक्लूड किए हैं, लेक्चर्स में इंक्लूड किए हैं, उसमें one of the complexes where inner d orbital orbitals are being used, that is CONH36 tripositive. outer orbital वाला केस जो मैंने अपने लेक्चर में इंक्लूड किया था, it was COF6-3. काफी सारे दूसरे एग्जांपल्स भी आप इन कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं. I suggested you to go through the different complexes of iron. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल सजेस्ट किए थे कि यू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज. अब आप देखें उनमें से D2sp3 में इंक्लूड होने वाले एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे और sp3d2 में इंक्लूड होने वाले कौन कौन से होंगे. FeCN6-4, FeCN6-3, they are in this category. They are in the category of inner orbital octahedral complex. Other than this, Fe H2O6 dipositive, FeF6-3, they will come in the category of outer octahedral complexes. आपने इन सभी के मैग्नेटिक बिहेवियर में, इनफैक्ट कोबाल्ट वाले इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि कौन कौन से मैग्नेटिक बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए एप्लीकेबल है. इसके लिए डायमैग्नेटिक नेचर आया था, इसके लिए पैरामैग्नेटिक नेचर था. कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव स्टेट में इट possesses 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इस कॉम्प्लेक्स में भी आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अभी मैं इन सभी चारों कॉम्प्लेक्सेस के कंक्लूजन यहां पर आपको मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस एंड सम अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो. तो ऑटोमेटिकली इनके जो मैग्नेटिक बिहेवियर अभी मैंने होल्ड किए हुए हैं वो क्वेश्चंस की हेल्प से आगे क्लियर हो जाएंगे.
तो आइए इसके बाद में कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रीज, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पैरामैग्नेटिज्म का एक्सटेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इन बातों को लेकर कुछ क्वेश्चंस हम कवर अप करें। एक बार आप इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को लेकर समरी पर एक नजर डालें। कोऑर्डिनेशन नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6 मैंने इनके कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। 3 and 5 are less common coordination numbers. 2, 4 and 6 are the common coordination numbers we come across commonly these examples. Now we proceed for some questions based on geometry of the complexes, their magnetic behavior and all those applications which are related to the valence bond theory. तो आइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हुए कुछ इसके एप्लीकेशंस लेते हैं जो आप क्वेश्चंस की हेल्प से देख सकते हैं। दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस in the increasing order of magnetic moment. We have the complexes, लिस्ट वही जिसे मैंने अभी समरी में इंक्लूड किया था और आपसे कहा था यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर, I hope you know the term magnetic moment. Magnetic moment measures the magnetic behavior of any species. जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी दैट एक्सप्रेस द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी स्पीशीज। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट can be determined by using the formula mu is equals to under root n into n plus 2 bm. Bm is the unit of magnetic moment, that is Bohr magneton. N in the formula stands for number of unpaired electrons. Concept तो सिंपल है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, उतना पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट यदि जीरो है तो द कॉम्प्लेक्स और एनी स्पीशीज विच इज गिवन इज डायमैग्नेटिक। सो फॉर पैरामैग्नेटिक म्यू इज नॉट जीरो, फॉर डायमैग्नेटिक म्यू इज जीरो। पैरामैग्नेटिज्म इज मोर व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज मोर। सो जस्ट फॉलो दीज थिंग्स एंड ट्राई टू आंसर फॉर दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस। इनका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ Cu NH3 4 dipositive square planar complex. Square planar complex. Here you will write the configurations
ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम पर भी इंक्लूड किया था कि यू कैन ट्राई दिस। अभी मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में फिर आपके सामने लिखा है सो दैट इट कैन बी डिस्कस्ड। इसके अलावा आप कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को ट्राई करें, जैसे गिव रीजंस। नंबर 1 इज chromium 3 complexes are all paramagnetic octahedral complexes. You just try to find their reason. Next is Zn dipositive complexes are all diamagnetic tetrahedral complexes. Next, manganese 3+ complexes formed by D2sp3 hybridization have paramagnetic nature with 2 unpaired electrons. Means we want to say इसमें ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा कॉम्प्लेक्स का, और उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दीज थिंग्स यू हैव टू ट्राई। इसके बाद आइए इंक्लूड करें व्हाट विल बी द जियोमेट्री ऑफ complex formed by chromium with CO ligands. This is another question which you can try. These are a few questions जिसको हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिलेट करते हुए फ्रेम किया है। इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद आंसर्स के लिए मेरी बातों को फिर फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। आई रिपीट, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सेस जो गिवन है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट में अरेंज करना है। तो आप कॉम्प्लेक्सेस के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस तक जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, जिसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसका मैग्नेटिक मोमेंट लेस होगा, जिसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स हैज बीन मेंशन्ड टू बी स्क्वायर प्लैनर। आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन में जस्टिफाई करें, प्रूव करें कि यह कॉम्प्लेक्स यदि स्क्वायर प्लैनर है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होना चाहिए, ऑर्बिटल्स कौन से यूज होना चाहिए, और एट द टाइम जब आप उन ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या कुछ प्रॉब्लम आता है। यदि प्रॉब्लम है तो हाउ विल यू सॉल्व इट। नेक्स्ट वाले में आप रीजंस दे रहे हैं। क्रोमियम
3+ आयन जो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है वे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और उनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है हमेशा। इनफैक्ट क्रोमियम 3+ में जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा, उनमें भी ऑब्जर्वेशन यह होता है कि देयर पैरामैग्नेटिक नेचर रिमेन्स सेम, मींस देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, चाहे लिगेंड कोई भी हो, irrespective of the nature of ligand. 3+ complexes are all paramagnetic. वैसा ही कुछ नेक्स्ट केस है, irrespective of the nature of ligands, zinc dipositive complexes are all diamagnetic with tetrahedral geometry. Similarly, third part of the question is मैंगनीज ट्राइपॉजिटिव से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप D2sp3 होता है, तो ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2 होंगे। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? बाय राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन आप प्रूव कर सकते हैं कि यह चीज कैसे पॉसिबल है। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय क्रोमियम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स। इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला तक पहुंचना है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिसाइड करना है कि यह कॉम्प्लेक्स कौन सी ज्योमेट्री का होगा, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड देन अगेन कंटिन्यू विथ मी फॉर द आंसर्स। इन द फर्स्ट केस, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिखा था इनफैक्ट, उसमें मैं डायरेक्टली जो आंसर है वह अरेंजमेंट लिख रहा हूं। इसमें आपका Fe6 4 नेगेटिव, यह मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट वाला होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। सेकेंड केस जो आप लेंगे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से, वो होगा Fe6 -3। हियर you will find one unpaired electron, so naturally 0 unpaired, 1 unpaired, magnetic moment is increasing। इसके बाद में आएगा FeH2O6 डाइपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। इसमें आप देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। जी हां, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए क्योंकि प्रीवियस दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे, जबकि यह आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो Fe डाइपॉजिटिव में जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इसके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होने के कारण those 4 electrons will remain unpaired in the complex also. Other than this, यदि आप देखेंगे FeF6 -3, so this has been found to have the highest magnetic moment. रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस कॉम्प्लेक्स में आएगा 5। यह कॉम्प्लेक्स भी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में होगा। आई रिपीट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 0, 1, 4 एंड 5 ये आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली this will be the increasing order of magnetic moment also. Once again I make the things clear. इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा CMA का, वह होगा D2sp3 इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इन दोनों में जो होगा that will be sp3d2 आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Fe इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डाइपॉजिटिव स्टेट में है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ट्राइपॉजिटिव स्टेट में है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन रिकॉग्नाइज अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। कॉपर वाला यह कॉम्प्लेक्स काफी कॉमन कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में है। इट हैज बीन शोन टू बी, इट हैज बीन प्रूव्ड टू बी स्क्वायर प्लानर। आई डिस्कस इसके स्क्वायर प्लानर को एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम है, आइए देखें। I hope you know that copper is
an exception in electronic configuration, जब आप एटॉमिक नंबर 30 या 36 तक एलिमेंट्स देखते हैं तो कॉपर का एक्सपेक्टेड से डिफरेंट यह कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1. The expected one is 3d9 4s2. Actually it is 3d10 4s1. You can see कॉम्प्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. I write कॉपर डाई पॉजिटिव आयन. इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d में. अब रिमेनिंग होंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स. 4s वाला 1 इलेक्ट्रॉन और 3d वाला 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया है बिकॉज कॉपर इज इन डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेटिस्फाई करने के लिए वैसे तो 4p ऑर्बिटल्स अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि मैं sp3 ऑर्बिटल्स को यूज करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 is associated with tetrahedral geometry. But here the observation has been given that complex is a square planar complex. Now we have to prove यदि यह square planar complex है तो इसका मतलब यह है कि ligands are using dsp2 hybrid orbitals of CMA. Ligands are using dsp2 hybrid orbitals of CMA. ये पॉसिबल कैसे होगा बोर्ड पर देखें. यू विल कम टू नो. इट्स वेरी सिंपल. हाउ टू प्रूव इट. ये 4p सबशेल्स हैं, सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं. हियर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो 3d में हैं, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया. इस इलेक्ट्रॉन को आई एम प्रमोटिंग into the 4p orbital because this orbital has to be shown to be used by the ligands. कॉम्प्लेक्स को आपको स्क्वायर प्लानर प्रूव करना है, जो तभी प्रूव होगा जब आप उसको dsp2 हाइब्रिड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बताएंगे. इसके लिए मैंने इस d ऑर्बिटल को अवेलेबल करवाया. इट हैज बीन वेकेटेड और इसका इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में शिफ्ट किया. अब ये जो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर होगा. ऑफ कोर्स आपको ये फील हो रहा होगा कि ये सिचुएशन क्या डेवलप हुई यहां पर, जो आपने एक 3d इलेक्ट्रॉन को 4p में शो किया. डेफिनेटली कॉपर डाई पॉजिटिव के जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस नोन है, कॉपर डाई पॉजिटिव के जो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस नोन है, उसमें यही सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी होगी. कॉपर डाई पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स यदि है, इसका मतलब है कि उसका एक 3d इलेक्ट्रॉन 4p में आपको प्रमोटेड शो करना है. ऑल्दो इस एक्सप्लेनेशन को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीजें हैं. जैसे बाय द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, थियरी का प्लस पॉइंट है कि उसने कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्रूव कर दी. 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रूव होता है. बट इस पॉइंट को लेकर एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री ये है कि यह कॉम्प्लेक्स यदि इस तरह से फॉर्म होता है तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज नाउ कम टू एन ऑर्बिटल ऑफ मोर एनर्जी. यदि यह इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इसको शायद इजीली लूज हो जाना चाहिए और कॉम्प्लेक्स का नेचर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होना चाहिए. रिड्यूसिंग मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसका नेचर रिड्यूसिंग होता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन. मैं बोल रहा हूं यह कॉम्प्लेक्स इस कंसेप्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होना चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है यदि यह हाई एनर्जी ऑर्बिटल में है. बट प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि कोई भी कंपाउंड जो कॉपर डाई पॉजिटिव स्टेट से होते हैं,
वे रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करते, बिकॉज कॉपर डाइपॉजिटिव हैज नॉट बीन फाउंड टू गो इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेज। इसका नेचर रिड्यूसिंग तभी हो सकता था जब कॉपर में कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नोन होती। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे एक्सप्लेनेशन को लेकर, एक पर्टिकुलर थियरी के अप्रोच को लेकर प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। थियरी स्क्वायर प्लानर होने को वेल एक्सप्लेन कर रही है, इस कॉम्प्लेक्स के पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने को एक्सप्लेन कर रही है। वहीं कुछ लिमिटेशंस हैं, why the complex is not a strong reducing we cannot explain by using valence bond theory. Okay, but at present answer has come. Complex का formation हमने show किया by dsp2 hybridization, by promotion of an electron from 3d to the 4p orbital. Now we come to the third question जो reasoning पर based है, chromium 3+। यदि आप सिर्फ क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। हियर इज क्रोमियम सिमिलर टू कॉपर, एटॉमिक नंबर 30 या 36 तक जब हम जाते हैं तो क्रोमियम भी एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसको एक्सपेक्टेड होता है 4s2 3d 4, जबकि एक्चुअली हम ऑब्जर्व करते हैं 4s1 3d 5। हियर व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमियम 3+ आयन, इन क्रोमियम 3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी टेकन आउट। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने रिमूव किए, ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d रिमूव किए हैं, और अब हमारे पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में है। लिगेंड का नेचर जो भी हो, इवन इफ द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, इनर d orbitals are already available, they are not required to be made available। 3d सबशेल के ये दोनों ऑर्बिटल क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्रोमियम के ट्राई पॉजिटिव स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को इन ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। दैट इज व्हाई दिस पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। और क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव के सारे कॉम्प्लेक्सेस जब बनेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, तो उसमें 3 unpaired electrons present होते हैं, whether the complex is formed by a strong ligand or by a weak ligand. So this is there, which can be explained on the basis of configuration. We come to, it was Zn dipositive, by mistake Z only, Zn dipositive. Zn dipositive complexes are all diamagnetic tetrahedral complexes. Let us mention this with the example of configuration of zinc. Here is the configuration of zinc. Zinc is 3d10 4s2. Zinc डाइपॉजिटिव में जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उसमें 3d will be fulfilled. 3d सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पूरा ऑक्यूपाइड है। Now the ligands, whether they are strong or weak, they will always use these orbitals for bonding। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी जिंक का 4 होगा, इनफैक्ट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ही जिंक के कॉम्प्लेक्सेस नोन है, तो उन सभी कॉम्प्लेक्सेस की जब आप ज्योमेट्री देखेंगे तो यू विल फाइंड इट टेट्राहेड्रल। सो ऑल जिंक डाइपॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। व्हाई डायमैग्नेटिक? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टू दैट, manganese tripositive complexes formed by D2sp3 hybridization have paramagnetic nature with 2 unpaired electrons. Let us mention the configuration of manganese now. 3d, manganese का atomic number 25. The configuration is
I write it again, 3d5 4s2 होता है, 3d5 4s2, and here is the configuration of manganese tripositive. 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हमने. Now 3d electrons are left, 4 electrons. और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल मतलब द d orbitals must be used from the penultimate shell. ऐसी स्थिति में यदि मुझे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यह ऑर्बिटल अवेलेबल करवाना है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप. इसके पेयरिंग हो जाने के बाद हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन? 2 only. 2 unpaired electrons will remain even if the inner orbital octahedral complex is formed. Undoubtedly यदि outer orbital complex बनता तो 4 unpaired electron होते. Inner orbital complex बनने के कारण 2 electrons will be paired and 2 electrons will remain unpaired. This is about the third part. Manganese tripositive complexes formed by d2sp3 hybridization have paramagnetic nature with paired electrons. Last case, यदि आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद है कुछ, तो यही कॉम्प्लेक्स क्रोमियम और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कौन से फॉर्मूला के साथ होगा ये डिस्कस हो चुका है. फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा दूं. इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है, यानी इस केस में 36, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24. 24 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी विथ क्रोमियम. 36 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग. 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर सकता है? 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, because each ligand will provide 2 electrons for sharing. So here we have coordination number 6. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फॉर्मूला से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकाल सकते हैं. Now when you will observe the geometry of this complex, it will be definitely octahedral. आप जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, because all complexes with coordination number 6 are octahedral. मैटर केवल यह रह जाता है कि whether that complex will be outer orbital octahedral complex or inner orbital octahedral complex. So here, since the ligands carbon monoxide are strong ligands, they will use inner d orbitals of chromium. So this will be inner orbital octahedral complex. d2sp3 hybridization के साथ होगा. And of course, when you will confirm its magnetic behavior, it will be found to be diamagnetic complex. CrCO6 will be a diamagnetic octahedral complex, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3, मतलब it is inner orbital octahedral complex. It is in the category of low spin octahedral complex. This case will be similar to NiCO4. जैसे वहां पर हमने 4s इलेक्ट्रॉन्स को 3d इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शिफ्ट करके पेयरिंग करवा दिया था. A similar case will be required in case of this complex also. A similar explanation will be required, and these will be the conclusions. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रैक्टिस पार्ट को लेकर जितने क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं आपको, इनके साथ कुछ और कॉमन एग्जांपल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, और इसी तरह से कई सारे कंक्लूजन्स ऑटोमेटिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं. मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, एवरीथिंग कैन बी इजीली कंक्लूडेड. सो अप टिल नाउ हमने
कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन की बॉन्डिंग को लेकर जो थियरीज हैं उसमें वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर अप कर लिया है। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल इंक्लूड सम आउटलाइन आइडियाज रिलेटेड टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सभी डिटेल्स हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट आईआईटी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ओमिटेड, इट इज एक्सक्लूडेड। इवन देन हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पार्ट कवर अप करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इसके कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको, भले ही आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज कहीं नहीं कर रहे हैं, मतलब उस बेसिस पर आपको आंसर नहीं देना है, बट दे विल गाइड यू टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स को इंक्लूड करेंगे इन द सेम टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थैंक यू।